हेलो दोस्तों, मैं हूँ ब्रिजेश पांडे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को अर्थशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। हाँ, इसके पूर्व आप सभी यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर न किए हों, लाइक कमेंट न किए हों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन सभी को फ़ायदा मिल सके जिन्हें अर्थशास्त्र की और जीएस के तौर पर या अन्य विषय के तौर पर भी इसे कंपटीशन हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उन सभी को ये चीज़ें प्राप्त हो सकें। तो आइए हम अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए एक चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत बेसिक। देखिए, इकोनॉमिक्स ये ग्रीक भाषा के ओइकोनॉमिया से बना है, और ओइकोनॉमिया स्वयं दो शब्दों से मिलकर के बना है, ओइकोस और प्लस नोमोस। ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। इस प्रकार ग्रीक भाषा में ओइकोनॉमिया का मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट या गृह या घरेलू प्रबंध। इसी ओइकोनॉमिया का अंग्रेजी रूपांतर इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतर अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र स्वयं दो शब्दों से मिलकर के बनता है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन संबंधी और शास्त्र का मतलब होता है विश्लेषण अथवा विज्ञान। इस प्रकार अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन संबंधी विश्लेषण या धन संबंधी विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है? धन संबंधी विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। अब बात शुरू होती है अर्थशास्त्र। अब आइए हम आपको बताते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये तो अर्थशास्त्र का बहुत बेसिक स्ट्रक्चर रहा है, जिसको आप सभी को जानना चाहिए। अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, इसके लेखक या रचनाकार चाणक्य या विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसके लेखक चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को जो लिखा है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? संस्कृत भाषा में। लेकिन अर्थशास्त्र को इन्होंने केवल लिखा था। जैसे आप कोई कविता कहानी लिख दीजिए तो उसके लेखक आप हो गए। शायरी, गजल, कविता, कहानी कुछ भी आप लिख दीजिए तो उसके लेखक आप हो गए। लेकिन उसे कोई वैज्ञानिक स्वरूप नहीं मिला है, न ही उसका कोई अलग अस्तित्व है, वो कोई विषय नहीं है।
केवल लेखक है। इसलिए किसी भी मार्केट में जब भी आप कुछ खरीदने जाते होंगे बुक वगैरह, तो आप कहते होंगे कि हमें फलाने राइटर की दीजिए। एक ही विषय के बहुत सारे राइटर हैं, एक ही विषय को लोग बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं, इसलिए वो सभी लेखक हैं, न कि वो जनक कहलाएंगे। वो जनक नहीं है, क्योंकि वो विषय के रूप में नहीं है। वो विषय का केवल और केवल विभिन्न प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोग अपने अपने तरीके से उसको क्या किए हैं, लिखे हुए हैं, इसलिए वो लेखक हैं। उसी तरह से अर्थशास्त्र को भी लिखने का कार्य चाणक्य ने किया था, इसलिए हम उनको केवल रचनाकार मानते हैं, न कि उसका प्रतिपादन इन्होंने किया, इसलिए उनका जनक हम या पिता या प्रणेता नहीं कहते हैं। हम जनक के तौर पर, जनक या पिता या प्रणेता, या हम कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को मानते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को सन 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of wealth of nature, wealth of science। In inquiry into the nature and causes of wealth of nation, इस प्रकार अर्थशास्त्र को इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई, और इसी पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हम सभी के समक्ष आता है। तब से हम अर्थशास्त्र को एक विषय के तौर पर अलग से पढ़ते हैं। इसके पहले अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने जो लिखा था वो अर्थशास्त्र था, राजनीति विज्ञान का एक भाग था, इसलिए राजनीति विज्ञान जो था पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को दोनों को एक साथ पढ़ा जाता था, न ही अलग विषय के रूप में इसे नहीं पढ़ा जाता था। इसलिए अर्थशास्त्र के पिता के तौर पर एडम स्मिथ को मानते हैं, और एडम स्मिथ के प्रकाशन, इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात से ही अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में अब पढ़ा जाने लगा। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी, अर्थशास्त्र की इन्होंने धन संबंधी परिभाषा दिया। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जिसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जैसे कार्लाइल वगैरह ने, मार्शल वगैरह ने, अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसे धन के परिभाषा की आलोचना करते हुए इसे घृणित विज्ञान या रोजी रोटी का शास्त्र या कुबेर का शास्त्र कहा है। इस प्रकार अर्थशास्त्र को निकृष्ट या घृणित विज्ञान, रोजी रोटी का शास्त्र या कुबेर का शास्त्र, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसी धन के विज्ञान की आलोचना करते हुए इसको नाम दिया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बाद में फिर आगे चल करके अर्थशास्त्र की विभिन्न प्रकार की अपनी बेसिक परिभाषाएं दिया, और कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। एडम स्मिथ के बाद 1890 में मार्शल आते हैं। मार्शल अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानव कल्याण संबंधी परिभाषा देते हैं।
उसके पश्चात 1932 में लॉर्ड रॉबिन्स दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा देते हैं। स्कैर्सिटी, इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी एनएसए ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसी पुस्तक में इन्होंने दुर्लभता या सीमितता संबंधी परिभाषा दिया। उसके पश्चात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे के मेहता, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे, विभागाध्यक्ष भी थे, जे के मेहता ने आवश्यकता विहीनता वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा दिया और इन्होंने ही सर्वप्रथम सुख एवं संतुष्टि में अंतर किया। सर्वप्रथम सुख एवं संतुष्टि में अंतर किया। मार्शल के समर्थक अर्थशास्त्री में प्रोफेसर पीगू भी आते हैं। इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक है वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स पीगू ने लिखा है और मार्शल का समर्थन भी करते हैं। बाद में एक नए अर्थशास्त्री के तौर पर आधुनिक अर्थशास्त्री जिन्हें कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र की परिभाषा आर्थिक विकास संबंधी परिभाषा दिया। इस प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विभिन्न प्रकार से अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं दी गई, जिन्हें हम अर्थशास्त्र के बेसिक तौर पर पढ़ते हैं, सामान्य तौर पर हम पढ़ते हैं। एक छोटा सा आप सबके सामने हमारा अर्थशास्त्र से संबंधित बेसिक जानकारी दी गई है। अब आइए हम एक चीज बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। अभी हाल में ही आईएएस 2022 में जो जून में प्री की परीक्षाएं हुई थी, संपन्न हुई थी, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार क्या सही है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या सही है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्या सही है? तो देखिए उसमें उत्तर दिया हुआ था पहला कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है।
दूसरा था स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। मुक्त हो जाती थी। अगला तीसरा ऑप्शन था कि यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है, या कानूनी हक मिलता था। तो देखिए इसमें से ऑप्शन के रूप में 3 ऑप्शन दिए हुए थे। ये तीनों ऑप्शनों में से कोड दिया हुआ था कि केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 और केवल 1 2 3। तो इस प्रकार आप देखिए कौटिल्य के न्यायिक प्रक्रिया के तहत उपर्युक्त तीनों ऑप्शन सही हैं, सभी सही हैं। कैसे सभी सही हैं? तो आप देखिए कौटिल्य ने अपने न्यायिक प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया कि अगर कोई व्यक्ति मालिक है या राजा है और उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड दिया जाए तो निश्चित रूप से वो दंड भोगेगा और वो दास बन जाएगा। जैसा कि आपने विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखे हैं, चाहे आप महाभारत के समय में आप देखे हुए हों, जैसा कि युधिष्ठिर के साथ हुआ था। उसके पश्चात आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण आप देखे हैं। दूसरा है स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। आपने देखा था कि जो चंद्रगुप्त के पुत्र जो थे बिंदुसार एक ब्राह्मण कन्या से जब प्रेम किए थे तो ब्राह्मण कन्या से वो चूंकि जंगल में रहती थी, लेकिन जंगल में उन्होंने जब प्रेम किया तो चूंकि उनकी जो चचेरी माँ थी, आपने बहुत सारी कहानियाँ देखी होंगे और किताबों में भी पढ़े होंगे, तो हेलेना ने उन्हें बहुत बार मारने का प्रयास किया था। तो हेलेना जो है, ऐसी स्थिति में हेलेना के बहुत बार मारे जाने के कारण, चूंकि उनकी पत्नी थी संभवतः, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया था कि एक ब्राह्मण कन्या से जब विवाह किया था, ब्राह्मण कन्या ने चूंकि उनकी जान बचाई थी, तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण कन्या से आप जानते हैं कि ऐसी उनके अशोक नामक पुत्र एक पैदा हुआ था। तो जब अशोक पैदा हुआ तो कानूनी तौर पर बिंदुसार की पत्नी वो बन गई। दूसरी तरफ तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन सही है कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से यदि पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, तो कानूनी तौर पर वो क्या हो गई, अब मुक्त हो गई, विभिन्न प्रकार के दंड से वो मुक्त हो जाती थी। ऐसी स्थिति में तीसरा ऑप्शन है कि स्त्री दास अपने मालिक उस स्त्री से पुत्र पैदा हुआ हो तो पुत्र का पिता हो,
तो उस पुत्र को मालिक को पुत्र होने का कानूनी तौर पर अधिकार है। तो देखिए अशोक को भी बिंदुसार का पुत्र होने का कानूनी तौर पर अधिकार था। इस प्रकार आप अर्थशास्त्र की न्यायिक प्रक्रिया को, इन तीनों ऑप्शन को विभिन्न प्रकार के उदाहरण के जरिए पढ़ करके समझ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आईएएस में भी बहुत सामान्य से प्रश्न आते हैं, बस आपके ब्रेन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो आईएएस भी हो या पीसीएस हो या कोई भी परीक्षा हो, बहुत अधिक कठिन नहीं होता है, बस होता है अपने विवेक का इस्तेमाल करने की। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब इतना भी नहीं पढ़ने की कम ज़रूरत होती है कि बिना पढ़े हो जाएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ किताबें रटने से काम नहीं चलेगा, उसके अर्थ, उसके प्रश्न और उसके उत्तर को ठीक से समझने का, अर्थात भाषाओं का ठीक तरह से ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब तक भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। खास करके जब परीक्षा विवेक पर आधारित हो, बुद्धिमत्ता पर आधारित होगी तो संभवतः थोड़ा बहुत आप कर ले जाएंगे, लेकिन जब विवेक पर आधारित हो तो विवेक पर आधारित होने के कारण वो परीक्षा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, थोड़ी जटिल हो जाती है, जिससे हमें थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है और व्यवहारिक भाषा में भी उसे सोचने की ज़रूरत होती है। तो आशा है आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ये जो न्यायिक दंड के ये 3 प्रक्रिया है न्यायिक दंड की, ये तीनों समझ में आ गए होंगे, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जल्द ही हम अर्थशास्त्र के और बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिनसे आप रूबरू होंगे। हम नए नए वीडियो निरंतर आपके लिए लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, ईश्वर की कृपा से आप सब सफल बनिए। धन्यवाद।